Hello everyone. Today we will start a new chapter, income from house property. हमने जब बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो हमने कहा था कि इनकम को हम 5 सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, पीसीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी इनकम सैलरी एड में तभी टैक्सेबल होगी यदि आप एम्प्लॉय हो और देने वाला एम्प्लॉयर हो। तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। वो हम डिटेल में पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। राइट एवरीवन। नाउ वी कम टू द इनकम फ्रॉम एचपी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये कि कोई भी इनकम मेरी एचपी के अंदर कब टैक्सेबल होगी। क्या बेटा? मतलब मैं चिन्मय जैन और तुम अपना नाम ले लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपन जितना इन्वॉल्व होकर अपने ऊपर पर्सनल लेके पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। मुझे पता तुम अभी कमाने की एज में नहीं हो, खर्चा करने की एज में। खर्चे ज्यादा करते हो, कमाते कुछ भी नहीं हो। लेकिन मान लो तुमने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो अब पॉइंट ये आता है कि आपकी जो इनकम हो रही है वो एचपी के अंदर कब जाएगी। क्या क्वेश्चन बोल रहा समझ में आ रहा है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मकान है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी मैंने बेच दी और बेचने से जो इनकम आ रही है क्या वो एचपी के अंदर जाएगी? आंसर इज नो। हाउस प्रॉपर्टी यदि आप बेच के यदि कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो कैपिटल गेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी लैंड कवर नहीं करता। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी जमीन जिसके ऊपर कुछ बना हुआ। समझना मेरी बात ध्यान से। खाली जमीन मतलब प्लॉट, खाली जमीन मतलब प्लॉट, प्लॉट प्लॉट मतलब लैंड। लैंड इज नॉट द एचपी बेटा। एचपी हॉर्स पावर नहीं, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कोई भी जमीन जिसके ऊपर बना हुआ। कितना बना हुआ हो वो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। कोई तो पूरा ही बना लेते, सेट बैक ही नहीं छोड़ते, और कोई कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका 2000 गज का प्लॉट होता है और इस पे सिर्फ 300 गज का बनाते। गार्डन वार्डन, खुली हवा, सबका अपना अपना है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट व्हाट इज दिस? हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी लैंड, जमीन जिसके ऊपर कुछ बना हुआ, उसको आप क्या बोलोगे? हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। फिर जो भी मुझे रेंटल इनकम मिलेगी वो रेंटल इनकम किसके अंदर आएगी? इनकम फ्रॉम एचपी। कितनी कंडीशन है? पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस हाउस प्रॉपर्टी के आप क्या होने चाहिए? मालिक। मालिक मतलब ओनर। क्या बेटा? तो यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो या डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर भी चले, तो मैं भी ओनर और मैं भी। तो यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसके आप मालिक हो या डीम्ड ओनर हो, और ऐसी हाउस प्रॉपर्टी यदि आप सामने वाले को रेंट पे देते हो, किस पे देते हो? रेंट में भी रेजिडेंशियल पर्पस भी हो सकता है, रेंट में भी कॉमर्शियल पर्पस भी हो सकता है, रेंट में भी फॉर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। जो भी आपने पर्पस के लिए सामने वाले को रेंट पे दी है, तो जो भी आपकी रेंटल इनकम आएगी वो रेंटल इनकम किसके अंदर आएगी बेटा? इनकम फ्रॉम एचपी। कोई कंफ्यूजन? वी टेक ए एग्जांपल। इस एग्जांपल का आंसर जो बच्चे से पूछूंगा वो ही देगा। ये क्या है? चिन्मय ट्यूटोरियल्स। चिन्मय ट्यूटोरियल्स दे रहा बेटा। ये हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले रखी है। किस पे ले रखी है? समझ में आ रही बात? रेंट पे ले रखी है। 2 लाख रुपए महीने का रेंट देता हूं, तो 2 लाख रुपए के महीने के रेंट पे मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग रेंट पे ले ली। अब मैंने क्या किया? फॉर एग्जांपल जो ऊपर जो थर्ड फ्लोर है वो यूज आता ही नहीं है। नहीं आता ना बेटा? तो थर्ड फ्लोर यूज आता नहीं मेरे, तो थर्ड फ्लोर वाला पार्ट मैंने क्या किया? किसी और को रेंट पे दे दिया 40,000 रुपीज पर मंथ पे। कितने में बेटा? तो ये जो 40,000 रुपए का जो रेंट मेरे पास आ रहा है, कितने का? तो 40,000 का जो रेंट मैं रिसीव कर रहा हूं, जिससे पूछो ओनली बॉय, क्या ये इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। रेंटल इनकम है बेटा। तुम बताओ बेटा। ये इनकम एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है, ये बात भी सही है, रेंटल इनकम है, ये बात भी सही है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ओनर या डीम्ड ओनर, मैं मालिक नहीं। तो इसका मतलब यदि कोई भी बिल्डिंग यदि आपने रेंट पे ले रखी है
और रेंट पे लेके एरिया फर्दर रेंट पे रहते हो, तो जो भी रेंटल इनकम आएगी वो एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। या तो आप उसको पीजीबीपी के अंदर डाल दो, पीजीबी बिजनेस के अंदर, या उसको किसके अंदर डाल दो, अदर सोर्सेज। नहीं आ रहा समझ में? विलास हो तो होते हैं मतलब उन्होंने जो विला बना रखे हैं और जो विला को रेंट पे देते हैं, तो रेंट किसके अंदर डालेंगे, इनकम फ्रॉम एचपी, उनके खुद के ही तो है। और यदि उन्होंने रेंट पे लेके यदि सामने वाले को दे रखा है तो वो इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं हो। पता है इसमें बहुत सारी बात है, अभी धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब इसमें ये वाला पॉइंट आएगा तो मैं आंसर तो दूंगा नहीं, लेकिन आगे बताऊंगा। इसमें भी ये पॉइंट है, तुमने विला की बात की या तुमने ऐसी बात की तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है। अनफर्निश्ड या फर्निश्ड है, जहां पे सर्वेंट भी होते हैं तो बिजनेस हो जाता है तो प्रॉपर्टी कि वहां तो आप रूम में बैठ गए जाके, भैया पानी देना, तो पानी देने के लिए भी सर्वेंट आ रहा है, वो तो होटल इंडस्ट्री हो गई। क्या हो गई? बिजनेस। पीजीबी के अंदर जाएगा, किसके अंदर आएगा? लेकिन ऐसा होता है कि आज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी मकान से मकान में रहते ना बेटा, हेलो नाले में तो नहीं रहते ना, पर मजाक करते रहता हूँ, हेलो सबके लिए बोलो, तुम्हारे लिए भी बोलो, ऐसे भी किसी को जगाने के लिए कुछ भी बोलता हूँ, कोई बीच में बोलेगा तो पहले उसका एग्जाम्पल होगा। फिर मैंने बोला फन चाहिए मेरे को, क्लास की बात नहीं, सिर्फ ऐसे मजाक करता रहता हूँ। तो अपन सब क्या रख रहे, मकान में रहते हैं तो सबके बड़े बड़े मकान, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे दिया, या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे हमने ले लिया और सेकंड और थर्ड फ्लोर हमने क्या किया, वो जो रेंटल इनकम आएगी किसके अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम एचपी। क्यों? पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हो, और आपको जो भी रेंटल इनकम आएगी किसके अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो रहा है? मेरे से पूछ ले बेटा, मुझे थोड़ा बहुत आता है। जल्दी बोलो क्या डाउट है? ठीक है, आ जाओ, इतना समझ में आ गया अपने को। वापस से रिपीट करता हूं, चार्जेबिलिटी अपने सेक्शन 15 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए चार्जेबिलिटी पड़ी थी। वहां पे क्या इंपॉर्टेंट था, एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, वो चार्जेबिलिटी था। यहाँ पे सेक्शन 22 में दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, सेक्शन 22 में आपको चार्जेबिलिटी दी हुई है। चार्जेबिलिटी क्या दिया हुआ है कि कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एड के अंदर टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा? नंबर 1 हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगी, और वो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी होनी चाहिए ओनर या डीम्ड। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? Now, deemed ownership as per section 27. Deemed ownership as per section 27. यदि कोई भी इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, किसको, स्पाउस को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। आपको पता है हस्बैंड वाइफ यदि अलग होंगे तो भी उनको अमाउंट देना पड़ता है,
यदि हस्बैंड वाइफ यदि अलग होते ना, कोर्ट के थ्रू आपको एलिमनी मिलेगी, या क्या होता है, वो समझदार होते हैं आजकल। तो तुम अपने वाले के साथ भाग जाओ, मैं भी अपने वाले के साथ भाग जाऊं, तो सिंपल सा पॉइंट आता है, मेरे 3 मकान है, 1 मकान तुम्हें देता हूं, और प्यार से क्या होता है, प्यार मोहब्बत में अलग हो जाते हैं। सब पढ़े लिखे ना आजकल, सबको पता है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हुई है, प्यार तो होना ही था, होते रहता है बार बार। तो भैया तुम किसी और के साथ, मैं किसी और के साथ, तो दोनों ही आपस में क्या किया कि 3 मकान थे, 1 मकान तुम्हारे नाम से, और वो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो यदि सेपरेट होने पर यदि मकान दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या पॉइंट है, यदि कोई इंडिविजुअल, सुनना बात ध्यान से, यदि कोई इंडिविजुअल है और यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी यदि स्पाउस के नाम से यदि ट्रांसफर कर रहा है, किसके नाम से, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, या विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। लिव अपार्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया। लिव अपार्ट मतलब सेपरेट, वो अलग अलग नहीं हो रहे। तो विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यदि कोई भी कैपिटल असेट, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि इंडिविजुअल स्पाउस को यदि ट्रांसफर करता है, तो ओनर कौन है, जिसको ट्रांसफर की गई है। तो लीगल ओनर कौन बन गया, स्पाउस। लीगल ओनर कौन बन गया, बट डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसफर, इसको क्या बोलेंगे अपन, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसफरी। सर गर्लफ्रेंड को दे दिया हो तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो कोई लीगल थोड़ी, तो भाग जाएगी। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं भैया, स्पाउस की बात है। किसकी बात है, स्पाउस पे ट्रस्ट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लॉ में कवर्ड नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो यदि कोई भी इंडिविजुअल, रीजन ऑफ डाउट कहां से आता है, सिंपल सा पॉइंट है, आज आप समझो। तो आज अपन इसको और इन्वॉल्व होता है, ये पॉइंट क्यों बनाया गया। पापा है और मम्मी है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो पापा है और मम्मी हाउसवाइफ है, पापा कमाते हैं और पापा बहुत कमाते हैं, क्या है, बहुत कमाते हैं, बहुत बहुत कमाते हैं, और बहुत बहुत कमाते हैं, तो उनको इनकम पर बहुत बहुत टैक्स देना पड़ता है। यानी समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उनके दिमाग में एक आइडिया है, क्या दिमाग में एक आइडिया है कि उनके बहुत सारे मकान है जो किराए पे दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, पापा की वैसे बहुत सारी इनकम है जिस पर उनका ऑलरेडी इनकम टैक्स लग रहा है, तो उनके दिमाग में ये आया कि जो मकान पापा के नाम से, वो मकान किसके नाम से कर दिया जाए, मम्मी के नाम से कर दिया जाए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, मम्मी के नाम से कर दिया तो ऑब्वियसली मम्मी का मकान हो गया, मम्मी का मकान हो गया तो उसकी रेंटल इनकम भी मम्मी के नाम से टैक्सेबल होगी। तो यहां पे इनकम टैक्स बोलता है चंटू कि पापा ने मम्मी के नाम से, यदि कोई इंडिविजुअल ने यदि स्पाउस को यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर किए बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के और विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इसका मतलब ट्रांसफर सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफर ही है, दैट इज अ स्पाउस, वही ओनर है लॉ के अकॉर्डिंग। तो बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के पर्पज के लिए जो ट्रांसफरर है, दैट इज अ इंडिविजुअल, दैट इज अ डीम्ड ओनर। समझ में आया कि नहीं आया, इसका लॉजिक समझ में आया कि बना क्यों है प्रोविजन, कि आप टैक्स को अवॉइड ना कर पाओ। क्या अवॉइड ना कर पाओ, नहीं आई बात समझ में, समझ में आया बेटा, कि कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल बहुत सारी इनकम अर्न करता है, उसको अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो उसको ये लगता है कि जो उसकी स्पाउस है उसके नाम से यदि अपन मकान ट्रांसफर कर देंगे तो रेंटल भी वाइफ के नाम से ही आएगा, स्पाउस के नाम से ही आएगा, तो इससे क्या फायदा होगा। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्रोविजन बना रखा है डीम्ड ओनर का। क्या प्रोविजन बना रखा है, मींस यदि किसी इंडिविजुअल ने कोई भी मकान, क्या बता, यदि किसी इंडिविजुअल ने कोई भी मकान यदि अपनी स्पाउस को यदि ट्रांसफर किया, दो बातें, या तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ये एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। यदि लिव अपार्ट, यदि दोनों अलग अलग हो जाते भैया, वो तो कंसिडरेशन है, वो तो कंसिडरेशन होती है, क्योंकि आपको पता है जब भी हस्बैंड वाइफ यदि अलग होते हैं तो क्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी अलग हो जाएंगे। मूवीज में देखो थोड़ा सा, तो वाइफ हस्बैंड को बोलेगी अलग होना है तो ये मकान मेरे नाम से कर पहले, तभी तू भाग पाएगा किसी और के पास, मैं भी किसी और के पास भागूंगी, जो भी होगा उनका पर्सनल मैटर। क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, यहां पे ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है,
समझना मेरी बात ध्यान से। ये जो प्रोविजन है डीम्ड ओनरशिप का तभी एप्लीकेबल होगा यदि किसी इंडिविजुअल ने, बोलो मेरे साथ, किसी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर की विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, हु इज अ लीगल ओनर? स्पाउस। क्योंकि भैया आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो ओनर तो कौन बन गया? स्पाउस बन गई। लेकिन इनकम टैक्स एंगल से ओनर कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। तो मतलब इस हाउस प्रॉपर्टी में जो भी रेंटल आएगा वो स्पाउस के नाम से टैक्सेबल नहीं होगा। किसके एंड में टैक्सेबल होगा? इन दी एंड ऑफ इंडिविजुअल। ये प्रोविजन बनाने के लिए हमने डीम्ड ओनर का कंसेप्ट भी ऐड किया। नहीं आ रहा समझ में? तुम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अब तो बड़े हो गए। तो बहुत बार क्या होता है, सुनना मेरी बात में ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट? किसकी बात कर रहा था? तुम नन्हे मुन्ने बच्चों की। आएंगे उस पर भी, मजा आएगा भी देखना। ये इंडिविजुअल है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे लेकिन अब नहीं रहे। ये वर्ड क्यों बोला? एक रीजन है, लॉ में आपने वर्ड पढ़ा होगा माइनर और मेजर। ऐसा घर जाके नहीं बोलना इतने मेजर नहीं हुए तो, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। माइनर के पास पावर नहीं है अपने इंडिया में, यस और नो? और मेजर के पास बहुत पावर है। मेजर घर छोड़ के भाग सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, सब लॉ है उसको। लॉ उसको बोलता है भैया वो आप नाबालिग नहीं रहे, बालिग हो गए, आप डिसीजन ले सकता हूं मैं। आपने ये लॉ में पढ़ा भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो समझना, एक इंडिविजुअल है, बेटा है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसके नाम से मकान ट्रांसफर कर दिया जिससे कि इनकम किसके एंड में टैक्सेबल हो जाए? माइनर चाइल्ड के एंड में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये इनकम किसकी मानी जाएगी? माइनर चाइल्ड की नहीं, किसकी मानी जाएगी? तो यहां पे अगेन किसका कंसेप्ट आएगा? डीम्ड ओनर वाला। तो अभी अपन ने जो लिया था वो स्पाउस के लिए लिया था। किसके लिए लिया था? जहां लव एंड अफेक्शन होता है। और दूसरा अपन कहां पे लेंगे? जहां पे लव एंड अफेक्शन होता है, माइनर चाइल्ड, मेजर नहीं। एग्जाम्पल देता हूं। आज फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 20 साल का हो गया। क्या हो गया? 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, उसके नाम से मकान है। और वो क्या है? बिल्कुल थर्ड क्लास बच्चा है। कैसा बच्चा है? गुंडा। क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है जुए की, और जनरली ये जो जुआ और ये जो आदतें होती है बड़ी बेकार होती है। तो बच्चा बेकार है, दारू वारू पीता है, या फॉर एग्जाम्पल जुए की बेटिंग की आदत पड़ी हुई है, उसमें क्या करता है? लुटा के आ जाता है। तो अब वो कर्ज उसको पे करना है, उस गुंडे बोलता है पैसा दे दो, मार डाल देंगे। तो उसने क्या किया? मकान बेच दिया। वो मकान बेच सकता है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि मकान किसके नाम से? क्या माइनर चाइल्ड मकान बेच सकता है? ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो डीम्ड ओनरशिप वाला जो कंसेप्ट है वो माइनर चाइल्ड के लिए रखेंगे। किसके लिए रखेंगे? मेजर चाइल्ड के लिए नहीं रखेंगे। किसके लिए? माइनर के लिए रखेंगे, मेजर के लिए नहीं रखेंगे। क्योंकि मेजर तो क्या करेगा? मेरे नाम से मकान है पापा, कुछ नहीं कर सकते हो आप। मैंने पहले घर जाके कुछ नहीं बोल दो भैया। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अपन तो बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी बात नहीं हो रही है बेटा। लेकिन दुनिया बहुत करेगी, आपने देखा हो। यदि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से कोई मकान मेरे नाम से कर रखा है तो पेरेंट्स का कोई राइट नहीं है, क्योंकि नाम मेरा है। क्योंकि लोग बोलता है रजिस्ट्री में किसका नाम है, ये सबको पता होगा। शायद थोड़ा बहुत टॉपा पर लिया होगा ना, टॉपा हट गया। वो भी पहले था। ये टॉपा रिमूव हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये रिमूव हो गया, तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर भी ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कि जिसका नाम रजिस्ट्री मतलब पेपर में आएगा वही मालिक माना जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, 21 साल के, 22 साल के, 23 साल के बच्चे और आपके नाम से ही मकान है, पेरेंट्स नहीं खरीदा था, उससे क्या पेपर? मेजर तो बेच सकता है ना। तो मेजर के लिए बात नहीं हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? माइनर के लिए। समझ में आ रही बात? यदि किसी इंडिविजुअल ने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर की है, किसको की है? टू माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट
कंसिडरेशन, बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर करता है माइनर चाइल्ड को, तो लीगल ओनर कौन है? माइनर चाइल्ड। लीगल ओनर कौन है? माइनर चाइल्ड। लेकिन डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा ये मेरे पर्सनल यूज नहीं है, ये इंडियन संस्कृति की बात कर रहा हूं। बच्चे लड़ने लग जाते हैं मेरे से, तो मेरे से मत लड़ो। शादी के बाद बेटी पराया धन होती है। क्लास में गर्ल ज्यादा होती है तो डर लगता है मेरे। ये क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन इंडियन संस्कृति की एरिया बात करोगे, इंडियन सोच की एरिया बात करोगे, तो इसका मतलब क्या है? बेटी की शादी हो गई, भैया तेरा घर नहीं रही है, जनरली बोलते हैं। आजकल तो बेटियों को भी राइट देने लग गए कोर्ट के अंदर। पहले क्या था, जैसे बेटे का राइट होता था, आजकल प्रॉपर्टी के ना बेटी का भी राइट होता है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर यहां पे चेंज हो जाए, मे बी, लेकिन फिलहाल यहां पे क्या दिया है, मैंने क्या बोला? बेटी क्या जो शादी हो, जो भी बेटी की शादी हो गई वो क्या हो गई? तो इसका मतलब माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट मैरिड माइनर डॉटर। बीच में मत बोलना। अगेन कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर इंडिया के अंदर माइनर की शादी कैसे हो गई? ये तो इलीगल है। लेकिन मेरे ही नीचे मेरा कोई बेसमेंट है, मैंने किसी सर्वेंट को दे रखा है, उनकी बेटी 11 साल की शादी हो गई। प्रैक्टिकली शादियां हो रही है। लॉ में अलाउड नहीं है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि 18 और 21 ईयर्स की एज होती है। सर नो 18 21 साल की एज है ना बेटा। 21 किसकी है? चेंज हुई है क्या? भी एज चेंज हो गई शायद। हाँ, मुझे डाउट आता, जो भी एज है इसे मैं बोलूंगा नहीं है, मैंने भी कुछ पढ़ा था कि डेट चेंज हुई है, कुछ एज चेंज हुई है। मतलब इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात पे आते हैं। माइनर डॉटर शादी नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू ले, लेकिन प्रैक्टिकली शादियां हो रही है। नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसलिए क्या कंसेप्ट है बेटा, पूरा प्रोविजन समझ में आ गया। मैरिड माइनर डॉटर, क्योंकि यदि कोई माइनर डॉटर है लेकिन वो मैरिड हो गई, तो फिर किसकी चलेगी? पति की चलेगी ना, तो फिर नहीं, फिर बाप की नहीं चलती, अभी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो डीम्ड ओनरशिप वाला जो कंसेप्ट है, कब होगा? यदि किसी भी इंडिविजुअल ने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन यदि ट्रांसफर किए माइनर चाइल्ड को, लेकिन माइनर चाइल्ड के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होगा? मैरिड माइनर डॉटर। कौन इंक्लूड नहीं होगा? मैरिड माइनर डॉटर इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा किसी भी माइनर चाइल्ड को यदि आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो लीगल ओनर कौन है? माइनर चाइल्ड। लेकिन डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? हाँ बेटा, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? मैरिड माइनर डॉटर। अब मैरिड माइनर डॉटर कैसे टैक्स पे करेगी? तो माइनर का जब टैक्सेबिलिटी पढ़ूंगा तब बताऊंगा। माइनर के एंड में जो भी मेजर होता है उन मेजर के थ्रू टैक्स हो जाता है, लेकिन अब जो भी मेजर होंगे उनकी चलेगी, क्योंकि बेटी तो पढ़ाया हो गई, तो अब चलेगी किसकी? जो भी इनलॉज है, तो इनलॉज या हस्बैंड मेजर हो तो हस्बैंड की, या फॉर एग्जांपल इनलॉज हो तो इनलॉज, क्योंकि मैरिड है। तो अब वो फादर का कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं है, उस इंटेंशन से बनाया हुआ है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये जो यहां पे डीम्ड ओनरशिप दी हुई है, तभी दिया हुआ है यदि कोई इंडिविजुअल माइनर चाइल्ड को और माइनर चाइल्ड के अंदर एक्सेप्ट मैरिड माइनर डॉटर को यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो देन जो इंडिविजुअल है जो ट्रांसफर कर रहा है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। जबकि लीगल ओनर कौन है? लीगल ओनर तो ऑब्वियसली माइनर डॉटर है, और थोड़ी माइनर चाइल्ड है, जिसके नाम से मकान होगा वही मालिक होता है। ये तो सबको ही पता है। ये तो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए दिया हुआ है डीम्ड ओनरशिप वाला कंसेप्ट। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ये पहले पॉइंट में ही दिया हुआ है, पढ़ के बताओ। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। An individual who transfer otherwise than for adequate consideration his house property to his or her spouse, not being a transfer in connection with agreement to live apart, minor child not being married minor daughter, shall be deemed to be the owner. Owner कौन माना जाएगा? ट्रांसफर।
समझ में आ गया? ट्रांसफर क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सो ट्रांसफर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? Point number 2, order of इम्पार्टिबल एस्टेट। इम्पार्टिबल एस्टेट मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको आप इजीली डिवाइड नहीं कर सकते। जो बंगलोज होते ना, फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में जो राजमहल होते थे, राजगद्दी होती थी, उसके अंदर पूरा राजमहल पूरा राजमहल है, तो अब वो डिवाइड थोड़ी हो सकता है। लेकिन होने में मुद्दे में क्या है? 4 बेटे। कितने बेटे? 4 राजकुमार जो एलिजिबल है गद्दे संभालने के लिए, लेकिन संभालेगा तो एक ही बंदा ना, नहीं, राइट सबका होगा लेकिन होल्डर एक ही होगा ना। तो जो भी इम्पार्टिबल एस्टेट है जिनका प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ प्रॉपर्टीज का, आपने अभी तक डिवाइड नहीं किया है, तो ऐसे जो भी एस्टेट और प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज? कौन सी प्रॉपर्टीज? इम्पार्टिबल एस्टेट जिनका भी डिवीजन नहीं हुआ है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उनके जो होल्डर है, जो होल्ड कर रहा है इन प्रॉपर्टीज को, वो क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। और वैसे राइट किसका बनता है? राइट तो सभी का बनता है, राइट तो सभी का बनता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यदि 4 बेटे और चारों बेटों का राइट हो। लेकिन जो इम्पार्टिबल एस्टेट होती है, तो इम्पार्टिबल एस्टेट के केस में जो होल्डर होगा, तो वो होल्डर क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आई बात बेटा? Now we come to the point number 3. फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना बेटा? ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे अपन ने क्या किया? बहुत सारे प्लेट बना दिए। बहुत सारे क्या किए? प्लेट बना दिए। तो बहुत बार क्या होता है, जो प्लेट होते हैं ना, वो प्लेट अलग से रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जेडीए में रजिस्टर्ड है। और इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या करते हैं? बहुत सारे प्लॉट या प्लेट बना देते हैं, और ये प्लेट क्या करते हैं? मेंबर को बेच देते हैं, उनको अलॉट कर देते हैं या उनको लीज पे दे देते हैं। नहीं आया समझ में? वापस से रिपीट कर दो। कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड का टुकड़ा है, कोई जमीन है, वो मैंने मेरे नाम से कर ली। अब मैंने क्या किया? अब उस पर प्लेट बनाया। अब प्लेट बना के मैंने क्या किया? इंडिविजुअली जो मेंबर है, मेंबर मतलब प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात ये आती है, मैंने एक सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? और वो सोसाइटी का पट्टा दे दिया। आपने बहुत बार सुना होगा सोसाइटी पट्टा, ये सुना है? तो यहां पे सिंपल सी बात ये आती है कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्लेट बना के या बहुत सारी स्कीम्स के अंदर, आपने सुना होगा ना सोसाइटी स्कीम्स, तो उस स्कीम्स के अंदर छोटे छोटे प्लॉट या यू कैन से फॉर एग्जांपल प्लेट आपने किनको दे दिए? परचेजर्स को, जिनको हम मेंबर बना देते हैं। किसके मेंबर बना देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे आपने क्या किए? बहुत सारे प्लॉट और प्लेट बना दिए, और प्लेट आपने क्या किए? इंडिविजुअल पर्सन को आपने अलॉट कर दिए। तो अब जेडी के रिकॉर्ड में तो एक ही पर्सन मालिक होगा जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर रखा है? बहुत सारे लोगों को प्लेट अलॉट कर दिए। तो ये जो पर्सन है, ये जो मेंबर है, जिनके पास जेडीए में रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? सोसाइटी का पट्टा है। तो ये जो मेंबर है, जो परचेजर है इंडिविजुअल प्लेट के, ये क्या माने जाएंगे? डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? नहीं समझ में आया? वापस से एक बार और ट्राई कर। जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा प्रॉपर्टीज का, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनको तो पता ही है वैसे भी। लेकिन हो सकता है जो प्रैक्टिकल बच्चे नहीं हो, बिल्कुल थ्योरेटिकल बच्चे हो, तो उनको बात नहीं समझ में आ रही हो। तो होता क्या है, कोई प्रॉपर्टी है, वो पूरी की पूरी जमीन मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। अब उस पर मैं क्या कर रहा हूं? कोई स्कीम्स लेके आ रहा हूं।
तो मैंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और स्कीम्स लेके आके बहुत सारे फ्लैट बनाए और फ्लैट बना के मैंने लोगों को बेच दिए। तो जिन लोगों को मैं बेच रहा हूं तो उनको मैं जेडीए पट्टा नहीं दे रहा हूं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पट्टा दे रहा हूं, क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। अब उस प्रॉपर्टी में से मैंने क्या किया, कुछ प्लॉट बना बना के, फ्लैट बना बना के क्या किया, मैंने इंडिविजुअली दे दिए। तो आपके पास किसका पट्टा है, सोसाइटी का पट्टा है। आपके यहाँ किसका पट्टा है, किसका पट्टा है, सोसाइटी का पट्टा है। तो आप लॉ के अकॉर्डिंग ओनर नहीं हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया यदि आपके यहाँ सोसाइटी का यदि पट्टा है तो भी डीम्ड ओनर माने जाओगे, क्योंकि सोसाइटी ने अपनी स्कीम्स बना के बहुत सारे फ्लैट अलग अलग पर्सन को अलॉट किए, तो जो मेंबर है वो डीम्ड ओनर माने जाएंगे। नहीं आया समझ में? मेरा पढ़ देता हूं पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी अलॉटेड, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में। क्या बेटा, प्रॉपर्टी अलॉटेड टू मेंबर, किसके मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। क्योंकि ये जो भी सोसाइटीज होती है वो क्या करती है, प्रॉपर्टी की स्कीम्स बनाती है, उसके अंदर फ्लैट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को अलॉट किए जाते हैं। तो ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू whom बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड। कोई बिल्डिंग या उसके पार्ट्स आपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को क्या किए, अलॉट किए, तो वो जो पर्सन है डीम टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयर। समझ में आ गई बात बेटा? तो किसके एंगल से बात की जा रही है, मेंबर के एंगल से, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने यदि कोई स्कीम्स बना के यदि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को कुछ फ्लैट या प्लॉट या कुछ आपको अलॉट किया है, तो देन उस फ्लैट का ओनर कौन माना जाएगा, वो मेंबर माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? एक साथ ज्यादा हो जाएगा, वैसे तो अपने और भी बहुत सारे पॉइंट पढ़ने, लेकिन टाइम अपना हो गया है। तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के आना, बाकी अपन कल क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड